तो गाइज आप सभी का स्वागत है। और पेशेंट लिफ्टिंग टेक्निक पीछे वाला जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आज अपन एनेमा के बारे में बात करेंगे और एनेमा कितने टाइप्स के होते हैं, क्या चीज़ होती है एनेमा, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ किया जाता है यूज, उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है मतलब एनेमा को देने का, है ना, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं जो अपने को चाहिए होंगे जब अपन एनेमा कर रहे होंगे। वैसे अपना काम नहीं है पेशेंट केयर वाला, ये एनेमा वगैरह कई बार प्रोसीजर होता है ना, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, उसमें यूज़ किया जाता है बेरियम एनेमा वाले, उससे पहले एनेमा देना पड़ सकता है सम केसेस में। बाकी ये नर्सिंग स्टाफ करता है काम। फिर भी अपने को है टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, 20 नंबर में पूछ लिया जाता है क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना, एनेमा का टाइप ज़्यादा है इसलिए टॉपिक बड़ा है थोड़ा। और नोट्स इसके मिल जाएंगे पीडीएफ पूरे, अगर सिलेबस डीआरटी सेकेंड ईयर चाहिए तो मिल जाएंगे, उसका थोड़ा चार्ज रहेगा मतलब। और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारी की सारी, और ये वाली पीडीएफ मिलेंगी। और इसके अलावा 1 बाय 1 बुक की भी ले सकते हैं आप, है ना। थोड़ा बहुत चार्ज तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइजेशन मेरा भी ऑन नहीं है और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और ऐसा मटेरियल दे रहा हूँ कि आप 80% बना सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं। यही टॉपिक कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने खुद अभी एग्ज़ाम दिया तो मैंने देखा है एक क्वेश्चन बाहर आया था कि थर्मामीटर के टाइप्स बताइए, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ ये, बाकी कुछ भी बाहर नहीं आया, सब टोटल यहीं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, बाकी देखते हैं, बाद में डिस्कशन होता रहेगा। एनीमे का यूज़ स्टूल इवैक्यूएशन को स्टिमुलेट करने के लिए किया जाता है। स्टूल मतलब जो वेस्ट मटेरियल है खाना पचने के बाद में, डाइजेशन के बाद में, उसको बॉडी से बाहर निकालने। इवैक्यूएशन को स्टिमुलेट मतलब उसको स्टिमुलेट करना किसी चीज़ को, है ना, वो जल्दी से जल्दी हो जाए, उस चीज़ के लिए अपन क्या करते हैं, एनीमा का यूज़ करते हैं पेशेंट में। तो भाई पेशेंट की जैसे कॉन्स्टिपेशन है ना, उसके कब्ज हो रखी है, तो उस कंडीशन में ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन मतलब सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा हैवीली कॉन्स्टिपेशन है, जैसे 2-3 दिन से है कॉन्स्टिपेशन, तो उस कंडीशन में ये किया जाता है, तो एनेमा को रिकमेंडेड किया जाता है। अपने क्या काम आता है डीआरटी में, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के ड्यूरिंग एनेमा का यूज एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मतलब उसका यूज़ किया जाता है, उसको दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ताकि लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्टिमुलेट किया जा सके। यानी बड़ी आंत की जो मूवमेंट है, जो गति है उसकी, जैसे पेरास्टल्सिस मूवमेंट करती रहती है ना, वो धीरे धीरे, ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नीचे की तरफ एनल्स की तरफ ये वो जाते रहें, है ना। तो इसके लिए वो मूवमेंट करती है, तो उस मूवमेंट को ये एनेमा क्या है, बढ़ा देगा। एनेमा सर्टेन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, बट इसका रेगुलर यूज है वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कोज कर सकता है। ये बोल रहा है कि कुछ एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कॉन्स्टिपेशन एक कंडीशन है ना, दिक्कत है, तो उसको तो ट्रीटमेंट करने के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलर कोई यूज़ कर रहा है तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि आंत को डैमेज कर सकते हैं, दिक्कत कर सकते हैं अगर डेली यूज़ किया जाए तो। इसलिए अपन रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे, कभी कभार अगर दिक्कत है तभी यूज़ करेंगे। एनेमा में वाटर बेस्ड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो एनेमा में क्या होता है, वो पानी होता है एक, तो उसके साथ में किसी चीज़ को मिक्स कर देते हैं अपन सॉल्यूशन, जिसमें स्मॉल अमाउंट में स्थूल सॉफ्टनर मिक्स किया रहता है। थोड़ी सी मात्रा में पानी के अंदर थोड़ी सी मात्रा स्थूल को सॉफ्ट करने वाली चीज़, है ना, कुछ भी हो सकता है। फॉस्फेट एनेमा के अंदर हो सकता है, टैप वाटर एनेमा होता है, तो अलग अलग होते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड वगैरह होता है जिसमें नमक होता है, कैस्टाइल सोप वाला होता है, तो अलग अलग ये होते हैं टाइप ऑफ एनेमा। बट उसमें स्टूल सॉफ्टनर जो स्टूल को सॉफ्ट कर देगा, क्योंकि कब्ज़ तभी होता है जब वो हार्ड हो जाता है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ हार्ड हो जाते हैं पेट के अंदर, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए अपन ये छोटी सी अमाउंट में यूज़ करते हैं, है ना, वाटर के अंदर मिक्स करके, पानी के अंदर मिला करके फिर पेशेंट के अंदर डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एनेमा इंटेस्टाइन को इरिटेट करेगा, तो एनेमा क्या करता है, पेट के अंदर जब जाएगा वो, तो बड़ी इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसको क्या करेगा, इरिटेट करेगा, उसको परेशान करेगा अंदर से, और जैसे वो परेशान होगी तो मूवमेंट बढ़ जाएंगी उसके अंदर से, है ना, वो मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगी जल्दी जल्दी जल्दी, और रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगा, बाउल की पेरास्टासिस मूवमेंट भी बढ़ जाएगी, और फिकस यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, फ्लीट्स, है ना, जो दोनों चीज़ें वो उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, मतलब बाहर की साइड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अपना एनेमा के बारे में इंट्रोडक्शन बता रहा ना, कि किस किस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं और क्या चीज़ होती है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, भाई एनेमा काम क्या करता है, फंक्शन क्या है एनेमा के।
एनेमा का लिक्विड स्टूल को सॉफ्ट करता है। भाई जो लिक्विड डाल रखा है वो क्या करेगा, स्टूल जो है अपशिष्ट है उसको सॉफ्ट कर देगा, हार्ड नहीं बना के रखेगा, उसको हार्ड नहीं होने देगा। एनेमा की नोजल रेक्टम को लूज करती है। जब एनेमा अपन रेक्टम के अंदर डालते हैं, है ना, तो सॉरी एनएस के अंदर डालते हैं, तो उसके बाद में वो रेक्टम को लूज कर देगी जाके वहाँ पे। एनेमा इंटेस्टाइन की डिस्टेंड करता है। एनेमा क्या करता है, आंत को डिस्टेंड मतलब फैला देगा उसको ना। कई बार वो सिकड़ी होती है तो उसको डिस्टेंड चौड़ा कर देगा वहाँ से वो, तो जो स्थूल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसकी मूवमेंट बढ़ जाए ताकि रेक्टम की साइड में। एनेमा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, और जो मैंने बताया था ना, इरिटेट करेगा तो क्या करेगा, वो मूवमेंट बढ़ा देगा अपनी। एनेमा लार्ज बोल की मूवमेंट स्टिमुलेट करेगा, तो लार्ज बोल की जो मूवमेंट है उसको भी वो स्टिमुलेट करता है। एनेमा बोल की पेरिस्टासिस मूवमेंट इंक्रीज़ करेगा, है ना, तो ये भी पेरिस्टासिस की बात करा, बार बार मूवमेंट की बात करा, मतलब वो स्टूल को सॉफ्ट करता है, रेक्टम को लूज करता है, इंटेस्टाइन को डिस्टेंड करता है, फैला देता है, इरिटेट करता है, मूवमेंट बढ़ा देता है, पेरिस्टासिस मूवमेंट बढ़ा देता है। एनेमा फीकस को रिमूव करेगा जल्दी से जल्दी, फास्टली। फीकस मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ये काम एनेमा के होते हैं अपने। अब बात आती है क्लिंजिंग एनेमा। क्लिंजिंग एनेमा क्या होता है, देखो, क्लिंजिंग एनेमा को कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए एंड फीकस के रिमूवल के लिए एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो क्या करता है क्लिंजिंग, क्लीन मतलब क्लीन करना, बाउल को क्लीन करना, इंटेस्टाइन को क्लीन करना। तो आप खुद ही समझ गए हो। देखो, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर आ रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्लिंजिंग एनेमा का यूज़ कर सकते हैं। क्या हो जाता है बीच में पता। इसके अलावा किसी भी स्पेशल मेडिकल प्रोसीजर से प्रायर, मतलब कोई भी अगर मेडिकल प्रोसीजर, बेरियम एनेमा मान लो आप, या फिर बेरियम की जितने प्रोसीजर होते हैं जिसमें बाउल आती है साथ में, या फिर आईवीपी हो सकता है ना, ऐसे प्रोसीजर जिसके अंदर बाउल के इंटेस्टाइन की इमेज भी साथ में आएगी, तो अपन वहाँ पे इस एनेमा का यूज़ करेंगे पेट को साफ़ करने के लिए पेशेंट के। फॉलोइंग कंडीशन में क्लिंजिंग एनेमा को प्रीफर करेंगे। भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन है जहाँ पे अपन उस एनेमा को लेने की सलाह देंगे कि भाई तू एनेमा करवाओ पेट का, जाके क्लीन कराओ उसको। एक तो सर्जरी से पहले, भाई सर्जरी करेगा तो आंत खाली होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पे सर्जरी रूम में नहीं होने चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से प्रायर, जैसे कोलोनोस्कोपी। डायग्नोस्टिक का मतलब जांच वाले प्रोसीजर में, जांच जैसे कोलोनोस्कोपी करें। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है, कोलन के अंदर कैमरा डालता है ना, छोटा सा कैमरा लगा होता है, पी साइज़ का छोटा सा, और उसको पेट के अंदर जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है वो डालता है पेट के अंदर, तो होती है कोलोनोस्कोपी के अंदर। एग्जाम्पल बताया है, या फिर कोई और भी हो सकता है, अपन बेरियम वाले ले लो अपने सिलेबस में, तो उसमें भी कर सकता है वो। तो सर्जरी के अंदर डायग्नोस्टिक हो गया। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, देखो अपन आगे ना पैथोलॉजी का बेटर डिटेक्शन किया जा सकता है, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर से पहले करेंगे ताकि पैथोलॉजी अच्छे से दिख जाए। और लास्ट में जो सबसे कॉमन है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या को ट्रीट करने के लिए। तो ये इसके यूजेस थे, मतलब कहाँ यूज होता है। मोस्ट कॉमनली कौन कौन से एनेमा यूज़ किए जाते हैं, तो टाइप बता रहा कुल मिला के, या टाइप भी लिख सकते हैं, टाइप ऑफ एनेमा। तो सबसे पहले टाइप वाटर एनेमा, जिसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब समझ रहे हो, मतलब उसके अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट का मतलब ये समझो कि पानी उसके अंदर ज़्यादा है, सिंपल सा मतलब पानी उसके अंदर ज़्यादा है, और छोटी सी मात्रा में अपन ने कुछ मिक्स कर दिया उसके अंदर, तो सोल्यूट उसको बोलते हैं। अगर ये बोलता हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक का मतलब समझ रहे हो, ये जो है ये अमाउंट हो जाता है उस पदार्थ का जो अपन ने मिलाया है, और ये छोटे से अमाउंट में हो जाता पानी, तो ये होता था हाइपरटोनिक। क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, ये सॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में आ गया और पानी कम मात्रा में आ गया। और यहाँ पे इसने बोला हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि पानी ज़्यादा है। हाइपोटोनिक का मतलब है पानी यहाँ पे ज़्यादा है ना, इसमें पूरा पानी है ये, और थोड़ा सा सॉल्यूशन मिला दिया, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो टैप वाटर एनेमा के अंदर होता है, मतलब मोस्टली पानी होता है, सीधा दिख रहा है टैप वाटर, पानी है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है नॉर्मल सलाइन, जो सोडियम क्लोराइड वाली बात करता है, NaCl, जो अपन ये यूज़ करते हैं ना, नॉर्मल सलाइन जो NS है ना, जो प्रोसीजर में यूज़ करते हैं उसी की बात कर रहा है। उसके बाद में तो सोप सर्ट सोल्यूशन एनेमा, इसमें कैस्टाइल सोप का यूज़ किया जाता है। कैस्टाइल सोप आती है, उसको मिक्स करते हैं पानी के साथ में, फिर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक टाइप की साबुन मिक्स करते हैं पानी के अंदर। और एक होता है फोस्फेट एनेमा। कौन सा फोस्फेट? सोडियम फोस्फेट। ये 4 टाइप के एनेमा यूज़ किए जाते हैं। अब सबसे पहले अपन एक की बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है टैप वाटर एनेमा, जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिक वाला। तो टैप वाटर एनेमा का यूज जो है कोलोन की क्लींजिंग के लिए किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, कोलन जो है आंत के हैं उसके क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं। इरिटेट कम करता है। क्यों इरिटेट कम करता है? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन कम है, पानी ज़्यादा, इसलिए बनी रहती है कि कंसंट्रेशन है बाउल की वो
बनी रहती है भाई, सेम सी रहती है कुल मिला के, है ना, क्योंकि आंत के अंदर पहले से पानी होता है और पानी डालेंगे तो इतनी खास प्रॉब्लम नहीं होगी, इरिटेट नहीं करेगा वो। लेकिन अगर वहीं पे अपन ज़्यादा मात्रा में सोल्यूशन मिला देंगे तो इरिटेट करेगा वो ज़्यादा, इसलिए बोला कि कम इरिटेटिंग होता है। कोलन को डिस्टेंड करने के लिए भाई, आंत को फैलाना चौड़ा करना, तो उस चीज़ के लिए पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करने के लिए, पेरिस्टालसिस क्या थी, आंत की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। फिकस को सॉफ्ट करके इफ़ेक्टिवली रिमूव करने के लिए, जो भाई जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल है, उसको सॉफ्ट करने के और उसको इफ़ेक्टिवली रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे अपन टैप वाटर एनेमा का। तो ये अपना टैप वाटर के बारे में बेसिक सा बता रहा है, क्योंकि टैप वाटर हाइपोटोनिक होता है ना, अपने को पता है टैप वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, सोल्यूशन कम होता है, सोल्यूट कम होता है उसके अंदर, इसलिए ये बॉल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी ज़्यादा है तो आंत में अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये क्या करेगा, आंत में एब्जॉर्ब होने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज कर देगा। कैसे, देखो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे होते हैं, खून के द्वारा होते हैं, किडनी करती है। लेकिन अपन ने क्या किया, डायरेक्टली ही उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आंत के अंदर, सीधी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन ही एक ऐसा पार्ट होती है जो कि ये आयन वगैरह है वो अब्जॉर्ब करती है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब करती है। और अपन ने क्या किया, नीचे से रेक्टम की साइड से वो डाल दिया सोल्यूशन। अब वो पेट से होता तो आया नहीं था, इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया। अगर वो पेट की साइड से आता तो धीरे धीरे पच के अब्जॉर्ब होके पहले से आ जाता, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती उतनी ही अब्जॉर्ब कर पाता। लेकिन अभी अपन ने रेक्टम से डाल दिया तो एकदम से चीज़ें चेंज हो गई, तो आंत है वो डायरेक्ट फटाफट वो स्टोर करना शुरू करेगी। लेकिन अगर वो स्टोर कर देगी तो कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, बॉल है वो फटाफट इरिटेट होकर मूवमेंट करने स्टार्ट कर देगी, है ना, वो उसको झेल नहीं पाएगी उस चीज़ को। और जैसे ही मूवमेंट बढ़ी तो अपना काम हो गया, कॉन्स्टिपेशन हट जाएगी अपनी, है ना, फटाफट उसको फिर टॉयलेट में जाना पड़ेगा। अब नॉर्मल सलाइन देखो, उसके पहले तो बता दिया टैप वाटर, उसके बाद नॉर्मल सलाइन की बात करते। तो 1 टेबलस्पून सोडियम क्लोराइड NaCl को ½ लीटर डिस्टिल्ड आंसू जल, डिस्टिल्ड बोलते हैं आंसू जल के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड ले लेंगे अपन, है ना, नमक ले लेंगे एक टाइप से, और नमक को डाल देंगे ½ लीटर पानी में, 1 चम्मच नमक को, उसको बोलेंगे नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं भाई, साइड इफ़ेक्ट तो होंगे क्योंकि सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं अपन, इसलिए साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद में सोपसेट्स सॉल्यूशन एनेमा कौन सा होता है भाई, सोपसेट्स 4 से 8 टेबलस्पून, 4 से 8 चम्मच केस्टाइल सोप। देखो मैंने बताया ना केस्टाइल सोप कौन सी होती है, ऑलिव ऑयल बेस्ड सोप का यूज़ किया जाता है। कितने 1000 ml पानी के साथ में, यानी 1 लीटर पानी के साथ में इसको 4 से 8 टेबलस्पून केस्टाइल सोप डालेंगे। भाई ये खतरनाक चीज़ होगी, क्योंकि साबुन डाल दी तो इरिटेट ज़्यादा करेगा। सोपसेट एनेमा कोलोन को डिस्टेंड करेगा, जो काम बताए थे अपन वो करेगा सारे, पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करेगा एंड फिकस को सॉफ्ट कर देगा। माइल्डली बोल को इरिटेट करेगा, मैंने थोड़ा बहुत इरिटेट करेगा, बोल को डिफिकेट करने की अर्जेंसी इंक्रीज़ करेगा। तो पेरिस्टालसिस को ये करेगा, डिस्टेंड करेगा, तो अपने को पता है ये बोला कि माइल्डली बोल को इरिटेट करेगा, यानी हल्का फुल्का इरिटेट करेगा, और उससे डिफिकेट यानी मल को बाहर निकालने की अर्जेंसी पैदा होगी, यानी प्रेशर बनेगा इंसान के, ये इतना इरिटेट करता है। उसके बाद में आता है फोस्फेट एनेमा, सोडियम फोस्फेट फ्लीट एनेमा। क्या होता है भाई, चौथा टाइप, उन पेशेंट के लिए प्रीफर किया जाता है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को टॉलरेट नहीं करते। भाई जितना आपने बताया था भाई कि 1000 ml पानी डाल दो, अब 1000 ml किसी की कैपेसिटी नहीं आती तो क्या करेंगे फिर, तो फिर लेंगे कम से कम पानी वाली चीज़, तो वो है फोस्फेट एनेमा। इसने बोला ना कि लार्ज वॉल्यूम टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब सहन नहीं कर सकते ज़्यादा पानी फ्लूइड को, तो फिर अपन फोस्फेट में आ जाएंगे। फोस्फेट एनेमा हाइपरटोनिक का मतलब बताया था ना मैंने आपको कि जिसके अंदर पानी कम हो और सोल्यूशन ज़्यादा, तो वही है। मतलब इनकी कंसंट्रेशन बाउल्स टिश्यू के से ज़्यादा हो गए, मतलब समझ रहे हो, मतलब जो आंत में जो टिश्यू हैं उनसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इसकी। ये बाउल में वाटर ड्रेन कराएगा जिससे बाउल में स्टिमुलेशन होगा, तो ये क्या कराएगा भाई, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, तो सोल्यूट ज़्यादा वो पानी खींचेगा आंत के अंदर के जाने के बाद में, उस पानी कमी तो पूरी करेगा ना, तो वो खींचेगा आंत के अंदर से पानी। अब आंत के अंदर से पानी खींच लिया तो स्टिमुलेशन होगा उस चीज़ से, यही कहना चाह रहा है ये। फोस्फेट एनेमा स्मॉल प्री पैकेज में अवेलेबल होंगे एंड इनको एडमिनिस्ट्रेट आसानी से किया जा सकता है। भाई जो फोस्फेट एनेमा होते हैं वो पहले से ही छोटे छोटे पैकेट में बनाए होते हैं बाहर से, उसको अपन डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब पानी वानी के अंदर नहीं मिलाते, वो पहले से मिलाए जाते हैं तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं।
अब देखो टैप वाटर एनेमा प्रोसीजर कैसे करते हैं भाई, प्रोसीजर एक एक पढ़ेंगे अपन, है ना। तो टैप वाटर एनेमा प्रोसीजर क्या था। टैप वाटर एनेमा वो लार्ज वॉल्यूम एनेमा, लार्ज वॉल्यूम का मतलब समझते हो, जिसके अंदर पानी ज़्यादा है या फिर फ्लूइड ज़्यादा है। पानी हो सकता है, फ्लूइड, बेसिकली वॉल्यूम फ्लूइड के लिए आता है, तो फ्लूइड उसके अंदर ज़्यादा है। तो अपने पास पानी है तो पानी ले लेंगे अपन, ज़्यादा भी पानी उसके अंदर ज़्यादा है। टैप वाटर एनेमा में देखो 500 से 1000 ml, मैंने बताया था फ्लूइड को रेक्टम में इंस्टिल किया जाता है, मतलब रेक्टर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इंस्टिल्ड किया जाता है एक टाइप से, है ना, उसके अंदर डाला जाता है। तो इतना अपने को फ्लूइड उसके अंदर डालना है। पेशेंट को फ्लूइड जितना टाइम पॉसिबल हो रेक्टम में रिटेन करने के लिए कहा जाए, सॉरी आंत के अंदर रखने के लिए, भाई अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम तक रखेंगे पेशेंट के अंदर फ्लूइड तो उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी वो पेट साफ़ कर पाएगा अपना। और थोड़ा कम रखेंगे तो वापस बाहर निकल जाएगा, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने को ये चीज़ करने के लिए, फ़ायदा अपना करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पेशेंट को बोलेंगे वो अंदर रखें, मतलब बाहर नहीं निकालें, है ना। कोशिश करें कि भाई अंदर रख सके, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब क्योंकि टैप वाटर है तो पानी ज़्यादा, तो इरिटेट भी कम करेगा, इसी वजह से प्रीफर कर देते हैं भाई, प्रीफर कर दो, ये दे दो, सबसे बेसिक है तो ये दे दो हर पेशेंट को, इसलिए उसको बार बार डॉक्टर प्रीफर कर देता है कि भाई ये करवा दो। बॉल को डिस्टेंड करेगा, ये काम तो सबकी, पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करना काम सबका, फीकस को सॉफ्ट करने का काम सबका है, और रिमूवल के अर्जेंसी मतलब इच्छा, भाई मुझे टॉयलेट जाके आना, उसकी इच्छा करेगा एक टाइप से वो।